हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी के। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो सिटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका राइट आंसर है सी। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। इसका राइट आंसर है सी। क्योंकि समावेशी कक्षा वह होती है जिसमें सभी प्रकार के योग्यता वाले विद्यार्थी एक साथ ही कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि उसे सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर दिया जाए। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणा को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? इसका राइट आंसर है डी। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। इसका राइट आंसर है डी। क्योंकि किसी भी कक्षा में बच्चों को उनकी अपनी अवधारणा को बदलने के लिए यह आवश्यक है कि उनको कक्षा में अपनी समझ व्यक्त करने का अवसर दिया जाए। जब अध्यापक इनके समझ विचार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले तो उनके गलत अवधारणाओं को विभिन्न तथ्यों, तर्कों, उदाहरणों आदि के माध्यम से बदलने का प्रयास करना चाहिए। इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तक को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है, क्योंकि यदि बच्चे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकें पढ़ते हैं तो यह बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है और इससे सीख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रमाण पत्र देना भ्रम पुनर्बलन का, जबकि बच्चे यदि आंतरिक पुनर्बलन से प्रेरित होकर पुस्तकें पढ़ते हैं तो वे उसमें रुचिकर लेकर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, जो अधिगम को स्थायित्व प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। इसका राइट आंसर है बी। सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। क्योंकि कक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका कक्षा में शांत वातावरण पैदा करना, सीखने की स्थितियों को उत्पन्न करना, छात्र को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित करना, छात्र को व्यवहारिक ज्ञान कराना, छात्र का मानसिक एवं शारीरिक विकास कराना, छात्र का व्यवहार परिवर्तन करना आदि है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की रुचियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? इसका राइट आंसर है डी। बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं। यह जानने के लिए वे किस प्रकार के सोचते हैं। इसका राइट आंसर है डी। क्योंकि बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं, अर्थात बच्चों की गलतियों से बच्चों की मानसिक क्षमता का निर्धारण किया जा सकता है तथा उन्हें सही प्रतिपुष्टि देकर उनकी गलतियों को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आकलन
आकलन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसे अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी कराता है। इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7। पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने का सक्षम बनाएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ संख्या 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है ए। बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की मुख्य भूमिका यह होनी चाहिए कि बच्चों को पर्याप्त अवसर दिया जाए कि वह अपनी समझ विकसित कर सकें तथा छात्र शिक्षक वार्तालाप कर सकें, जिससे छात्र अपने ज्ञान का साझा शिक्षक के साथ कर सकें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को की आवश्यकता होती है। शिक्षक को किसकी आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर है सी। बच्चे को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है भावनाओं अधिगम और अभिप्रेरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? निम्नलिखित में से किस कथन से सहमत हैं? इसका राइट आंसर होगा बी। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं, क्योंकि प्रेरणा एवं अधिगम सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं, क्योंकि अधिगम के लिए प्रेरणा की अति आवश्यकता होती है। तो जो व्यक्ति के संवेगात्मक एवं संज्ञानात्मक व्यवहार में प्रेरित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की आकलन करते हैं, योग्यता की आकलन करते हैं। इसका सही उत्तर होगा सी। सही उत्तर की पहचान करने के लिए, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की सही उत्तर पहचानने की योग्यता का आकलन करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता व्याख्यात्मक प्रश्नों की अधिक होती है और आसानी से बच्चों की मानसिक क्षमता का मापन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अनुवांशिक संचरण। इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य समाज के वे सभी व्यवहार जिससे व्यक्ति आत्मसात कर लेता है, जैसे संस्कृतियों की रीतियों एवं मानदंडों की सीखना, कौशल का अर्जन करना, मूल्य और विश्वासों का अर्जन करना। अनुवांशिक संचरण जन्म से ही माता पिता द्वारा अपनी संतान योग्यता, गुणों आदि का स्थानांतरण यह भ्रम नहीं बल्कि आंतरिक ही होता है, बाह्य नहीं आंतरिक ही होता है। अगला प्रश्न है
मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड, इसके लिए प्याजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? इसका राइट आंसर है सी, स्कीमा का, अवधारणाएं का। जीन पियाजे ने मानसिक संरचनाएं के लिए स्कीमा अवधारणाएं शब्द का प्रयोग किया है। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना है जो व्यक्ति विशेष मानसिक में संरचनाएं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। यह स्कीमा दो प्रकार के होती है, पहला साधारण और दूसरा जटिल। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्या क्यों बोलते हैं? बच्चे स्वयं क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, अधिगम अधिगम आवश्यकता वाले हैं। इसका राइट आंसर है, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों का भ्रम होता है, क्योंकि अधिगम आवश्यकता का तात्पर्य है कि अपने मानसिक क्षमता के कारण अधिगम में समस्या जैसे समान प्रकार के वर्णों को न पहचान पाना। यह एक मानसिक विकृति है जिसे डिस्लेक्सिया कहा जाता है। सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मक समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है। स्टेन के अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। इसमें समस्याओं का मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता होती है। अगला प्रश्न है, भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षक को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ये, शिक्षक को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। इसका राइट आंसर है, क्योंकि भारत में बहुत से बच्चे जिनमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, जिन्हें विद्यालय जाने के पूर्व तथा विद्यालय से आने के बाद घर के कामों में हाथ बटाना पड़ता है, जिससे विद्यालय में दिए गए गृह कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। अतः इन बच्चों के लिए शिक्षक द्वारा इस प्रकार का गृह कार्य दिया जाना चाहिए जिसका प्रयोग बालक अपने घरेलू जीवन में भी कर सके। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक के सहायता लेते हैं। इसका राइट आंसर है, क्योंकि प्रभावी कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण होता है, जिसमें छात्र स्वयं को आसानी से समायोजित कर सकते हैं तथा अपनी समस्या अपने शिक्षक के सामने रख सकते हैं, और बच्चे शिक्षक को अपने मार्गदर्शक मानते हैं जो समय समय पर उन्हें निर्देश करते हैं तथा समस्या समाधान में सहयोग भी करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए 17 का। अगला प्रश्न है, ज्ञान एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। इसका राइट आंसर होगा सी, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को
प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ज्ञान के बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करने से छात्र को कठिनाई का अनुभव होगा, जिसके उन्हें अपने अवधारणात्मक समझ के लिए कठिनाई महसूस होगा। इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है कि क्योंकि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं? क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता-पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है प्राकृतिक और पोषण बहस। इसका राइट आंसर है सी। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की प्रवृत्ति होती है, या उनके माता-पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से प्रकृति और पोषण पर बहस को दर्शाता है। प्रकृति पोषण विवाद का मूल विषय यह है कि बच्चों के विकास में आनुवंशिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह परिवेश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब वास्तविक या बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक व्यवस्था। इसका राइट आंसर है बी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। मूर्त वस्तुओं तथा सामग्री के स्थान पर शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में करता है। अगला प्रश्न है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कण की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? इसका राइट आंसर है यदि कोई बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा, तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्कण सिद्धांत के अनुसार बच्चा परंपरागत स्तर के द्वितीय अवस्था आत्म रुचि अभिमुखीकरण में है। इस अवस्था में बच्चों के नैतिक निर्णय आत्मरुचि एवं दूसरे इसके बदले में क्या कर सकते हैं की मान्यताओं पर आधारित होते हैं। अतः यह उपयुक्त विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी शिक्षा है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन का अधिक बल देती है। इसका राइट आंसर है डी। प्रगतिवादी शिक्षा से तात्पर्य बालक के मनोवैज्ञानिक को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधित कठिनाइयों को दूर करना। उसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण किया जाता है तथा उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है प्रगतिवादी शिक्षा में। अगला प्रश्न है विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्ति राय को व्यक्त करने के लिए
प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को। विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। बच्चे में विभिन्न मुद्दों एवं समस्याओं को हल करने एवं उस पर अपना विचार प्रस्तुत करने से विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? इसका राइट आंसर है डी। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंध है। इसका राइट आंसर है डी। क्योंकि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंध है, क्योंकि व्यक्ति अपनी दैनिक दैनिक क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा कुछ न कुछ सीखता है। फलस्वरूप उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। सीखने की इस विशेषता को पेस्टालॉजी ने वृक्ष और फ्रोवेल ने उपवन का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है? इसमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। इसका राइट आंसर होगा बी। विकास केवल संस्कृति से शासित होता है और निर्धारित होता है। यह सिद्धांत गलत है, क्योंकि विकास वातावरण, संस्कृति तथा वंशानुक्रम के अंतःक्रिया से निर्देशित एवं उनके परिणाम स्वरूप होता है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा के एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन में शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य विद्यालय का वातावरण, शिक्षक की शिक्षण प्रणाली, पाठ्यक्रम की रूपरेखा सभी बालक की योग्यता को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, ताकि बालकों को स्वतंत्रता और सुगमता पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति हो सके और स्वयं की समझ को विकसित कर सकें। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है बुद्धि के बारे में? इसका राइट आंसर होगा डी। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई फालू निहित हैं, क्योंकि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसकी सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है। इसलिए बुद्धि बहुआयामी होती है, जैसे संज्ञान, स्मरण, चिंता, गैर परंपरागत चिंतन, मूल्यांकन आदि। इसके कई फालू भी हैं, जैसे ध्यान, निष्कर्ष आदि। अगला प्रश्न है, लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। इसका राइट आंसर है डी। सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। क्योंकि संस्कृति अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़के और लड़कियों में विभिन्न व्यवहार करना लिंग पक्षपात की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्राथमिक पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना अधिक है? इसका राइट आंसर होगा ए। कक्षा गतिविधि के समय गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएं।
क्योंकि प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय में आ रहे बच्चों से शिक्षक का रवैया बहुत ही सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक का रवैया बहुत सौहार्दपूर्ण होना चाहिए तथा उन्हें उनकी मूल आवश्यकताओं तथा समस्याओं को हल करने में सहयोग देना चाहिए। हल करने में सहयोग देना चाहिए। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका होती है? विद्यालय की क्या भूमिका है? इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। विकास के अनुसार विकास के अवसर मिले। इसका राइट आंसर है डी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।